दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप द कॉन्फ्लिक्ट लेंस देखना शुरू कर चुके हैं। देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच एक बड़ा ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुआ है। बीते दिनों आपको मैंने खबर दिखाई थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए ये कहा है कि वो दुनिया के इतिहास के सबसे बड़े सैंक्शंस ईरान पर लगाने जा रहा है और उसके तोड़ के तौर पर ईरान ने ऐसा फंसा दिया है डोनाल्ड ट्रंप को और तमाम सारे मिडिल ईस्ट के डोनाल्ड ट्रंप के चेले चपाटों को, जिसके बाद अब स्थितियां और ज्यादा गंभीर हो चली हैं। इस खबर पर अभी मैं आपको जानकारी दूंगा। एक बड़ी खबर निकल के सामने आई है, ये ब्रिटेन और अमेरिका से है। मतलब आप समझिए कि 4 दिन तक ब्रिटेन का पावर प्लांट पूरी तरीके से ठप कर दिया। ये ईरान का कारनामा, ऐसा खबरें बता रही। वहीं अमेरिका के 12 राज्यों के जो वाटर फैसिलिटीज हैं उन पर एक बड़े साइबर अटैक की खबर निकल के सामने आई है। उससे भी जुड़ी मैं आपको जानकारी दूंगा। इधर एर्दोआन का एक बयान निकल के सामने आया है और दावा किया जा रहा है कि यह बयान एर्दोआन ने 2024 में दिया था, जिसको अब आज के परिप्रेक्ष्य में कहा जा रहा है कि यही स्थितियां जो है तुर्की के भीतर इजराइल को लेकर के चल रही हैं, जिसमें यह कहा गया था, सीधे तौर पर यह कहा गया था कि काराबाख और लीबिया की तरह अब इजराइल में भी तुर्की घुसेगा। दूसरी तरफ सीरिया में कहा जा रहा है कि तुर्की ने अपना सबसे मजबूत शील्ड जो है वो तैनात कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने कह दिया है कि इदलिब से लेकर के इस्तांबुल तक वो हमला करेगा अगर जरा सा भी तुर्की ने हिमाकत कर दी तो। वहीं इजराइल ने जो हमला सीरिया में तुर्की की मौजूदगी पर किया, उसको लेकर के एक बड़ा खुलासा हुआ। खुलासा इजराइल कोर्ट्स के एक बयान का, जिसमें उसने कहा था कि यह हमला आईडीएफ के दबाव के चलते किया गया, जबकि अब खबर निकल के सामने आ रही, दावा किया जा रहा कि नहीं, ये इजराइल कोर्ट्स और बेंजामिन नेतन्याहू का राजनीतिक फैसला था, ना कि आईडीएफ का रणनीतिक फैसला। बहुत सारी खबरें हैं, एक एक करके आपको विस्तार से बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले जो मैं खबर आपको बताने जा रहा हूं वो ये जरा देखिए, करंट रिपोर्ट का ये ट्वीट देखिए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात बताया जा रहा है कि किस तरीके से, मतलब आप समझिए कि एक बड़ा घटनाक्रम अंजाम दिया ईरानी हैकर्स ने। बताया गया कि दावा किया जा रहा है कि ईरानी हैकर्स ने एक अभूतपूर्व साइबर हमले में ब्रिटेन के एक पावर प्लांट की सेवाएं 4 दिनों तक पूरी तरीके से बाधित कर दी। मतलब ठप कर दिया पूरा का पूरा पावर प्लांट, पावर ग्रिड एक तरीके से तबाह करने की कोशिश। इसी दौरान यह भी खबर आई निकल के कि 12 राज्यों में, जो अमेरिका के 12 राज्यों में जो वाटर फैसिलिटीज हैं, उनकी एक तरीके से बुनियादी जो वाटर फैसिलिटीज हैं उनको निशाना बना करके कई साइबर हमले किए गए हैं और इसको लेकर के व्हाइट हाउस में हड़कंप मचा हुआ, चिंता बढ़ गई है। खबर में बताया जा रहा है कि इन घटनाओं ने ईरान की बढ़ती साइबर क्षमता को लेकर के गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अगर ये दावे सही साबित होते हैं तो ये संकेत होगा कि ईरान की साइबर पहुंच अब मध्य पूर्व से काफी आगे निकल करके पश्चिमी देशों की महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच चुकी। यानी कि ब्रिटेन का अगर पावर प्लांट 4 दिनों तक ठप कर दिया ईरान ने, तो आप समझिए कि उसने कितना बड़ा कारनामा किया है। अगली बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाता हूं, जरा इस खबर को देखिए। ये रॉबर्ट ब्रूस का ये ट्वीट, जिसमें जानकारी दी गई, और ये ट्वीट इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दावा ये किया जा रहा है, खबर ये है कि आप समझिए कि ईरान की जो नई वॉर स्ट्रेटेजी है, सैंक्शंस के बयान को लेकर के, सबसे पहले जरा इस ट्वीट पर नजर डालिए, मैं आपको उसका हिंदी ट्रांसलेशन बताता हूं। इसमें दावा किया गया कि ईरान की जो रणनीति है वो अमेरिका और उसके समर्थकों के लिए नया सिरदर्द बनती जा रही है। आईआरजीसी ने चेतावनी दी है कि अगर खाड़ी देश तेहरान के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों का समर्थन करते हैं तो ईरान सिर्फ हॉर्मुज जलडमरू मध्य में तेल टैंकरों को निशाना बनाने तक सीमित नहीं रहेगा। दावा है कि ईरान फारस की खाड़ी के बाहर मौजूद वैकल्पिक समुद्री रास्तों को भी निशाना बना सकता है। यानी खाड़ी देश अब 2 तरफ से दबाव में है, एक तरफ अमेरिका का दबाव, दूसरी तरफ ईरान की चेतावनी। सीधा सीधा मामला है कि ईरान ने अब जो अमेरिकी चिंटू देश है खाड़ी में,
उनको घेर लिया और कहा है कि अगर सैंक्शंस का समर्थन करोगे तो स्टेट ऑफ, अभी तो हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज तक हैं, इसके बाद फिर पूरे इसके बाहर भी अटैक करेंगे, हमले करेंगे, तो फिर स्थितियां और खराब होंगी। दूसरी तरफ दोस्तों रजब तैयब एर्दोआन का एक बयान निकल के सामने आया। यह बयान 2024 में उस वक्त दिया गया था जब इजराइल को लेकर के तनाव तुर्की का एकदम चरम पर था और वही स्थितियां कमोबेश एक बार फिर से बन रही हैं। वो बयान जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, जिसमें एर्दोआन ने कहा था कि वो जो है काराबाख और लीबिया के बाद इजराइल में भी सीधे तौर पर घुसपैठ कर सकते हैं और इसको लेकर के तुर्की को कोई रोक नहीं सकता है। अब जरा ये ट्वीट देखिए, वॉर सर्विलांस का ये ट्वीट है, आपकी स्क्रीन पर है। इसमें जो जानकारी दी गई, कहा गया कि जिस तरह से कोट अनकोट जिस तरीके से हम काराबाख और लीबिया में दाखिल हुए, उसी तरह से हम इजराइल में भी ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। बस समस्या यह है कि ऐसे कदम उठाने के लिए हमें पर्याप्त ताकतवर होना होगा। सवाल यह है कि क्या तुर्की इजराइल से लड़ने के लिए पर्याप्त ताकतवर हो चुका है, क्योंकि अब इसको लेकर के एक नए सिरे से आप समझ लीजिए कि बहस जो है वो छिड़ गई है। उधर तुर्की ने अपना एक तरीके से जो एयर डिफेंस है सीरिया में या अलग अलग जगहों पर, वो और मजबूत कर लिया है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। जरा ये वीडियो देखिए, इसमें तुर्की की ताकत को दिखाने की कोशिश की गई है और उसके बाद मैं आपको इससे जुड़ी जानकारी दूंगा। सबसे पहले जरा इस वीडियो को देखिए। अब इस वीडियो में ये जानकारी, इस वीडियो के बाद ये ट्वीट देखिए। इसमें बताया गया कि रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की सीरिया में अपनी सैन्य मौजूदगी को मजबूत करने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत शीपर और हेसार जैसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम उसने तैनात कर दिए गए, यानी कि एक तरीके से एयर डिफेंस शील्ड तैनात कर दिए। अगर इजराइल किसी हमले में तुर्की सैनिक मारे जाते हैं तो हालात बड़े टकराव में बदल सकते हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ऐसी स्थिति में अंकारा सीरिया में इजरायली ठिकानों के खिलाफ बड़ा जवाब देने के लिए तैयार हो सकता है। हालिया घटनाक्रम ने एक तरीके से आशंका अब ज्यादा बढ़ा दी है, क्योंकि 18 अगस्त को जब से अबू अल दुहूर एयरबेस पर हमला किया इजराइल ने, उसके बाद से ये स्थितियां जो है और ज्यादा खतरनाक हो चुकी हैं और दावा ये किया जा रहा है कि किसी भी वक्त जो है जंग छिड़ सकती है। जियोपॉलिटिक्स नाम का ट्विटर हैंडल, उसने इस बात को लेकर के जानकारी दी। अच्छा, इस बीच एक और वीडियो निकल के सामने आया जब 50 से ज्यादा देशों को तुर्की ने अपनी ताकत दिखाई। ये वीडियो देखिए। ये ईरान डिफेंस फोर्स नाम से एक ट्विटर हैंडल है, उसने ये वीडियो शेयर किया है और इस वीडियो को शेयर करते हुए इसमें दावा यह किया गया है कि तुर्की की सेना ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है। तुर्की ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों के सामने बड़े पैमाने पर लैंडिंग ऑपरेशन का प्रदर्शन किया। 50 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने इस सैन्य अभ्यास को देखा, जिसमें युद्धपोत, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, टैंक और कमांडो शामिल रहे। सैन्य बलों ने मिलकर के लक्षित क्षेत्र को सुरक्षित करने का अभ्यास किया। इस ऑपरेशन के जरिए तुर्की ने अपनी सैन्य कोऑर्डिनेशन क्षमता और ताकत का प्रदर्शन किया है। मतलब एक तरफ टकराव जैसी स्थितियां सीमा पर इजराइल के साथ बन रही, दूसरी तरफ उसने अपनी मिलिट्री ड्रिल करके एक तरीके से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। इस बीच एक खबर निकल के सामने आई, दावा किया गया, ये व्यक्ति इजराइल का एक तरीके से आप समझिए कि नेशनल सिक्योरिटी रिसर्चर है और उसने इस बात का समर्थन किया है कि अगर तुर्की इस तरीके की स्थितियां पैदा कर रहा है तो उस पर इजराइल को पहले ही हमला करना चाहिए। विजनर का ये ट्वीट देखिए, इसमें इस बात को लेकर के जानकारी दी गई है। कहा गया कि इजराइल के प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा शोधकर्ता डेविड एम वाइनबर्ग ने तुर्की को लेकर के बेहद सख्त रणनीतिक रुख अपनाने की वकालत की है। द जेरूशलम पोस्ट में लिखे अपने लेख में वाइनबर्ग ने कहा है कि अगर तुर्की की बढ़ती सैन्य मौजूदगी इजराइल के लिए सीधा रणनीतिक खतरा बनती है तो इजराइल को जरूरत पड़ने पर डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव एक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने सीरिया और मध्य पूर्वी भूमध्य सागर मेडिटेरियन
ईस्ट मेडिटेरियन सी में तुर्की के सैन्य विस्तार के खिलाफ स्पष्ट रेड लाइन तय करने की वकालत की है। वाइनबर्ग का सबसे चौंकाने वाला निष्कर्ष यह है कि इदलिब से इस्तांबुल तक जरूरत पड़ने पर इजराइल हमला करेगा, सिर्फ बचाव नहीं करेगा। हालांकि यह वाइनबर्ग का व्यक्तिगत रणनीतिक आकलन है, इसकी इजराइल सरकार की तरफ से आप समझिए कि कोई ऐसी पुष्टि नहीं, लेकिन आप जानते हैं कि जो स्टैंड इजराइल का है वही स्टैंड, उसी स्टैंड पर लगभग ये आदमी बात करता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, इस बीच इजराइल कॉट्स और बेंजामिन नेतन्याहू का एक और झूठ बेपर्दा हो गया। 18 अगस्त को जब अल-दुहूर एयरबेस पर इजराइल ने हमला किया तो उससे पहले उस हमले के फौरन बाद इजराइल कॉट्स का एक बयान आया। उसने कहा कि यह सेना का अपना निर्णय है और उसने अपने हिसाब से फैसला लिया है। खबर यह आई है, दावा यह किया जा रहा सूत्रों के हवाले से कि नहीं, यह फैसला सेना का नहीं था, आईडीएफ का नहीं था, यह फैसला व्यक्तिगत तौर पर, राजनीतिक तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल कॉट्स का था। क्यों? क्लैश रिपोर्ट की इस खबर को देखिए, इसमें यह जानकारी निकल के सामने आई है। बताया गया कि अल-दुहूर एयरबेस पर हमले का फैसला किसका था? इजरायली एयरफोर्स के एक सूत्र ने मेको को बताया कि सीरिया के अबू अल-दुहूर एयरबेस पर हमला करने का फैसला सैन्य नहीं था बल्कि राजनीतिक था। मतलब सेना का फैसला नहीं था, वो नेतन्याहू का फैसला था। सूत्र के मुताबिक सेना ने संभावित विकल्प और उनके परिणामों को राजनीतिक नेतृत्व के सामने रखा था, लेकिन प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स ने स्वतंत्र रूप से फैसला लिया कि तुर्की को सीरिया में सैन्य ठिकाना बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सूत्र ने उन दावों को खारिज किया कि आईडीएफ ने तुर्की की मौजूदगी रोकने के लिए हमले का दबाव बनाया था। यह बयान इजराइल कॉट्स ने दिया था कि नेतन्याहू और मतलब एक तरीके से पॉलिटिकल लीडरशिप पर यह दबाव आईडीएफ ने बनाया था, जिसके बाद यह हमला किया गया, लेकिन यह पूरी तरीके से झूठ था, यह कहा गया। तो ये अपने आप में बड़ा राज खुला। अबू अल-दुहूर जो एयरबेस था उस पर जो स्ट्राइक हुई, उस पर ये बड़ा राज खुला कि नेतन्याहू ने खुद ही इसका फैसला लिया था और अपना मुंह छिपाने के लिए अमेरिका के सामने अब यह आदमी झूठ बोल रहा है। उधर ईरानी ड्रोन हमलों से बचने के लिए यूएई ने देखिए क्या किया है। ये देखिए, ये यूएई ने अबू धाबी के तेल और फ्यूल टैंकों के ऊपर बड़े बड़े मेटल के कोप केस बनाने का काम पूरा किया। उसी का वीडियो है। बड़े बड़े एक तरीके से उसको लोहे में मढ़ दिया है, चारों तरफ से सरियों से मढ़ दिया, एक तरीके से पिंजरा बना दिया है। दावा यह किया जा रहा है कि यह सब कुछ यूएई ने ईरानी ड्रोन के हमलों से बचने के लिए किया है। इस बीच एक खबर आई दोस्तों, ये मक्का डिफेंस एग्रीमेंट जो है उसको लेकर के खबर आई। जेरूसलम पोस्ट की इस खबर को देखिए। बताया गया कि सऊदी अरबिया, तुर्की और पाकिस्तान ने इस एक तरीके से एग्रीमेंट में ज्वाइन करने के लिए एक तरीके से इनवाइट किया है ईरान को। यह जानकारी निकल के सामने आई। हालांकि ईरान की तरफ से अभी इस पर कोई ऑफिशियल, जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, कोई ऐसा बयान निकल के सामने नहीं आया, लेकिन फिलहाल ये पहला पैरा पढ़िए इसका, देखिए इसमें क्या बताया गया। कहा गया कि एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान को मक्का समझौते में शामिल होने का न्योता दिया गया। यह पारस्परिक रक्षा समझौता सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने इसी महीने बनाया है। अल मायदीन ने एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी के हवाले से यह दावा किया। ईरानी संसद की समाचार एजेंसी खाने मालिक ने प्रमुख मेहदी रहीमी ने चैनल को बताया कि ईरान को मक्का समझौते में शामिल होने का निमंत्रण मिला है और इस हमले की माफ कीजिएगा, इस मामले की समीक्षा की जा रही है। तो ये एक अपने आप में बड़ी खबर है। उधर हुतीज ने सऊदी अरब निर्मित एक ड्रोन को मार गिराया है। ये उसकी तस्वीर है। तेहरान टाइम्स ने ये तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि यमनी आर्म फोर्सेस डाउन्ड अ सऊदी ड्रोन ओवर हज़्ज़ाह आफ्टर द एंटर्ड यमनी एयरस्पेस विदाउट द ऑथराइजेशन। तो ये खबर निकल के सामने आई। उधर हिंद रजब फाउंडेशन ने भारत में इजरायली सैनिकों के खिलाफ युद्ध अपराधों की शिकायत दर्ज करा दी है। हिंद रजब आप जानते हैं कि वो छोटी सी बच्ची जिसके साथ कितना घटिया काम किया था आईडीएफ के सैनिकों ने, और उसी के नाम पर यह फाउंडेशन बना हुआ है, और उसने अब भारत में सीधे तौर पर इजरायली सैनिकों के खिलाफ युद्ध अपराधों की शिकायत दर्ज कराई है। तो साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।